नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। ये दिन भर की खबरों को समेटा हुआ बुलेटिन आपके लिए मार्केट आवर्स के बाद। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड और बीज के लिए बनाई गई 3 नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वीकली एक्सपायरी से पहले दायरे में रहा बाजार। निजी बैंकों के दम पर बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान में बंद, लेकिन मेटल बैंकिंग आईटी इंडेक्स बढ़त पर हुए बंद। सेंसेक्स निफ्टी में लगभग कल के ही स्तर। एफसीआई के ईडी समेत कई अधिकारियों पर सीबीआई की कार्रवाई। एफसीआई डीजीएम राजीव मिश्रा गिरफ्तार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 50 जगहों पर छापे। अब तक 60 लाख रुपए की रिकवरी। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। मध्य प्रदेश में मोदी ने किया मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। 300 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। सीएम शिवराज बोले, एमपी में कीजिए निवेश, तैयार है तरक्की का रोड मैप। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। ग्रेटर नोएडा में देश के सबसे बड़े ऑटो शो का आगाज। मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट ईवीएक्स। एमजी ने भी नई हेक्टर से उठाया पर्दा। हुंडई, किया ने लॉन्च की अपनी अपनी कारें। मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन छोड़ना होगा खुद के बड़े होने का भाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। ओवैसी समेत दूसरे नेताओं ने की निंदा। और गोल्डन ग्लोब में आरआरआर की धूम। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला पुरस्कार। पीएम मोदी ने बताया गर्व का पल। शाहरुख समेत बॉलीवुड ने टीम आरआरआर को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार के साथ। अब भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2600 करोड़ का इंसेंटिव देने जा रही है। इसी पर आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की जो वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए थी, इस संख्या को भारत में जीडीपी के अनुपात में देखें तो लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही साथ इस इंसेंटिव स्कीम में डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये कार्य पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क में किया जाएगा। तो 2-3 बड़े और अहम फैसले। इन फैसलों पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, पहले तो हम बात कर लेते हैं पूरा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला मामला है। 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव की बात हो रही है, लेकिन ये इंसेंटिव किस तरीके से आगे जाएगा, कैसे लोगों को इससे फायदा होगा? देखिए, इसमें इंसेंटिव 2 तरीके से आगे जाएगा। पहली बात ये कि बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर के ट्रेडर भी काफी ज्यादा उत्साहित होते थे, क्योंकि बड़े ट्रांजैक्शन पे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। एमडीआर चार्जेस जो उनको लगता है उस पे भरपाई कर सकेंगे। लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन को लेकर थोड़ी सी एक दुविधा लगी रहती थी, तो वो दुविधा कम हो गई, क्योंकि एमडीआर चार्जेस में भी यहाँ पे रियायत दी जाएगी इस इंसेंटिव स्कीम के तहत। दूसरी बात कि जो एमडीआर चार्जेस ट्रांजैक्शन पे जो प्रोसेस होते हैं उसमें एक खर्च होता है, उसी
एक लागत होती है, उस लागत को कम की जाएगी बेहतर तकनीक के जरिए। तीसरी चीज ये है कि कैसे इसकी व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, छोटे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उस पर भी इसको खर्च किया जाए बेहतर तकनीक और इसका दायरा बढ़ा करके। रुपे कार्ड हो, भीम कार्ड हो, सबको इससे दायरे में लाया जाएगा, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को इसके दायरे में लाया जाएगा और इन तमाम कोशिशों पर करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, क्योंकि सरकार अब इस डिजिटल बैंकिंग को, डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक अगले लेवल पर ले जाना चाहती है, इसीलिए इस इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया है। ठीक है, चलिए ये बात आ गई समझ में, लेकिन इसके अलावा एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड और बीज, इनके लिए 3 नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की बात कही गई है। इसमें आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात करें आप जो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने वाली एक सीड का है। सीड को लेकर सरकार ने यह तय किया है कि इसमें एक भारतीय बीज सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति किसानों को काफी उम्दा किस्म की बीज मुहैया कराएगी। उम्दा किस्म के बीज मुहैया कराना नहीं बल्कि उसके उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा, उसके प्रोक्योरमेंट पर भी जोर दिया जाएगा। दूसरा, सरकार ने जो बनाने का ऐलान किया है वो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। बता दूं कि पूरे विश्व में अभी 34 लाख ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर हैं, उसमें से 16 लाख सिर्फ और सिर्फ भारत में है। लेकिन जिस अनुपात में उत्पादकों की संख्या भारत में है, उतना बड़ा रिटेल मार्केट नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में 10 लाख करोड़ रुपए का रिटेल मार्केट है, उसमें सिर्फ भारत में सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए का है, यानी संख्या काफी कम है। तो रिटेल मार्केट को बढ़ावा देना है, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देना है, टेस्टिंग की प्रक्रिया आसान की जाएगी, ये कोऑपरेटिव टेस्टिंग सर्टिफिकेशन मुहैया कराएगी, ऑर्गेनिक फूड का बेहतर मार्केटिंग करेगी। तीसरा जो है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो सर्विस और गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी किसानों के बीच जाकर के, कोऑपरेटिव सदस्यों के बीच जाकर के। इसमें देश के जितने भी कोऑपरेटिव है, इफको, नेफेड, एनटीडीबी, अमूल, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण। तो ये 2 बड़े अहम फैसले कैबिनेट की तरफ से, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन, खासतौर पे जो छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनको बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा इंसेंटिव, और साथ में 3 कोऑपरेटिव कमीशन बनाने की बात, जो कि बीज, खाद और इन तमाम चीजें, एग्री चीजों से लिमिटेड अपने आप को जो ऑर्गेनिक फूड और उनसे कनेक्ट करेगा। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया ये खबर एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 50 जगहों पर छापेमारी की है। एफसीआई के ईडी डीजीएम राजीव मिश्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है। डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, एफसीआई पर धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और क्या डिटेल्स है? देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अनाज की खरीद, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के घोटाला सामने आया। इस घोटाले में सीबीआई ने आज छापेमारी भी की। सीबीआई ने करीब 50 लोकेशन पर छापेमारी की। इसमें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर है, उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा के अंदर ये छापेमारी हुई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो पिछले 6 महीने से सीबीआई के रडार पर थे। सीबीआई ने एक अधिकारी को रिश्वत देते हुए अज्ञात गिरफ्तार भी किया। सीबीआई के मुताबिक इसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर के ईडी लेवल तक के लोग जो है शामिल है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 74 लोगों को पूरे एफआईआर के अंदर नामजद किया गया और घोटाले की जांच जारी है। जी असीम, शुक्रिया। तो ये अपडेट हम असीम से लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं बाजार का, जो उतार चढ़ाव के बीच दायरे में ही आज बाजार में कारोबार हुआ। निजी बैंकों के दम पर बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 10 पॉइंट गिरकर 60,106 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 18 पॉइंट गिरकर 17,896 पर बंद हुआ। मेटल, बैंकिंग, आईटी इंडेक्स आज बढ़त पर रहने में कामयाब रहे। वहीं एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा शेयरों में हमने बिकवाली देखी। ऑटो, इंफ्रा, रियल्टी शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? सीमेंट, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा सेक्टर में निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं, ये कहना है GoIndiaStock.com के फाउंडर राकेश अरोरा का। उनके मुताबिक इस साल चुनाव के मद्देनजर इंफ्रा खर्च बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये आखिरी बजट है जो गवर्नमेंट पेश कर रही है बिफोर जो जनरल इलेक्शन ड्यू है 2024 के। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फोकस अभी तक बना हुआ था, वो इस साल थोड़ा और तेज ही होना चाहिए, कम नहीं है। दूसरा, इनको जो सप्लाई करते हैं वो सीमेंट कंपनीज हो गई, तो सीमेंट कंपनीज पे भी हम काफी दिन से बुलिश हैं और मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनीज के लिए भी 2023 अच्छा जाने वाला है।
उसके बाद कैपगुड कंपनीज में भी रैली अभी स्टार्ट ही हुई है मेरा मानना है, और यहाँ से और पिकअप आएगा, क्योंकि कैपगुड के जो ऑर्डर्स होते हैं वो थोड़ा डिले से आते हैं। पहले आप लैंड अक्वायर करते हैं, थोड़ा तैयारी करते हैं, तब तक ऑर्डर्स आना चालू होते हैं। तो मुझे लगता है कैपगुड की ऑर्डर इनफ्लो भी काफी स्ट्रांग होने वाली है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है कैपगुड इंफ्रा एंड सीमेंट, मैं काफी बुलिश हूँ 2023 को लेके। स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कई बड़े फैसले कर सकती है। सीएनबीसी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल कोलेट्रल के तौर पर करने की इजाजत मिल सकती है। यही नहीं, स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग सिंगल विंडो सिस्टम का ऐलान भी किया जा सकता है। डिटेल के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। तो आलोक, क्या उम्मीद इस बार है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बजट से? क्या बड़े ऐलान संभव है यहाँ पे? तो देखिए, देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सरकार बजट में फंडिंग के नए विकल्प खोल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जीएसटी क्रेडिट को कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है, जिससे कि स्टार्टअप्स का बैंकों में जो जमा पैसा है उसके एवज में वो आसानी से लोन ले सकेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम में एफडीआई फ्लो को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स इंसेंटिव का भी ऐलान कर सकती है। इसके अलावा जो एंजल इन्वेस्टर्स सीड कैपिटल के तौर पर इन्वेस्ट करते हैं उस पर 30% तक टैक्स डिडक्शन देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ कदमों का ऐलान हो सकता है, जिसमें खास तौर से इन्वेस्टमेंट और एग्जिट प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का भी ऐलान किया जा सकता है, जहां पर रजिस्ट्रेशन से लेकर वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ आसानी से एक विंडो में कर सकेंगे। इसके अलावा जो ओएनडीसी का नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, वहाँ पर भी जो फीस और लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी छूट देने पर विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर कई सारे कदमों का ऐलान इस बार बजट में देखने को मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे एमपी इन्वेस्टर समिट की। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिनों का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया। समिट में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 300 से ज्यादा कंपनियां अपने अपने प्लान पेश कर रही हैं। इस बार राज्य सरकार का फोकस एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स पे खास है। इन्वेस्टर समिट के जरिए पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। निवेशक मित्र बैठे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की में मध्य प्रदेश का अहम योगदान है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वक्त देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और इसके लिए हर राज्य को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और मध्य प्रदेश ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। तो अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुस्तान और मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, इसलिए अहिंसा, लोकतंत्र,
धर्मनिरपेक्षता, इन सबको बचाए रखना है। भागवत ने कहा कि इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, ये अब निश्चित हो गया है। भागवत ने LGBT समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। मुसलमानों को देकर दिए मोहन भागवत के बयान पर घमासान भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारत के मुसलमान सेकुलर नेताओं को ही PM बनाते हैं और मानते रहे हैं। मुसलमानों ने एक भी जिन्ना या नरेंद्र मोदी पैदा नहीं किया। ये दिखाता है कि भारत के मुसलमान हमारे इस देश की सेकुलर नेताओं को ही अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते रहें, मानते रहें, वोट देते रहें। तो डॉक्टर मोहन भागवत जी इस बयान के जरिए जो मुसलमानों का देश प्रेम है वो उसको कंटिन्यू संदिग्ध करने के लिए ये RSS के बयान आते रहे। नया बयान नहीं है ये, हिंदू एग्रेसिव होने की बात नहीं है, हिंदू तो डिप्रेसिव हो गया इनकी सरकार में। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मोहन भागवत के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा है। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। ओवैसी ने कहा कि RSS की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। जोशीमठ में असुरक्षित मकानों को गिराने की पूरी तैयारी हो गई है। जोशीमठ में आपदा को लेकर आज एक बड़ी बैठक भी हुई। बैठक में बड़े अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित लोग शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव RM सुंदरम ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अभी सिर्फ 2 होटल ही गिराए जाएंगे। जोशीमठ में कोई घर नहीं गिराया जाएगा। जोशीमठ पर ज्यादा अपडेट लेते हैं अपने संवाददाता अंकिता दुबे से। अंकिता, जोशीमठ में आज क्या स्थिति है? आज का अपडेट क्या है? क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई वहां पर हो रही है? कोई तोड़ी जा रही है बिल्डिंग, हटाया जा रहा है, कोई डिमोलिशन? क्या अपडेट है? देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं, धरती फट रही है, जमीन धंस रही है, दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, सड़कें फटी हुई हैं और ऐसे में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तमाम जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद है और आज सुबह ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें DM जो चमोली हैं वो मौजूद थे। पुलिस की टीम थी, SDRF थी, NDRF थी और वहाँ पर किस तरीके से इस बात को लेकर रणनीति बनी है कि कैसे वो जो तमाम होटल हैं जिन पर रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है, जिन्हें चिन्हित किया गया है, जमींदोज किया जाएगा, उसको लेकर एक स्ट्रेटजी बनी है। और इसी पर चीफ मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं RM सुंदरम, उन्होंने साफ तौर पर से बात करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो होटल आपके सामने दिखाई दे रहा है इसे डिसमेंटल किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सिर्फ ये जो 2 होटल्स हैं फिलहाल इन्हीं को डिसमेंटल किया जाएगा। कोई भी रिहायशी जो इमारत है उसे तोड़ा नहीं जाएगा। 723 घर ऐसे हैं जो कि डेंजर जोन में हैं और आपको बता दें उसमें से जो 86 हैं वो प्रोन है, डेंजर प्रोन है और ऐसे में उन पर क्या कुछ एक्शन होना है उसके लिए बाद में रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को फौरी राहत दी जाएगी। दरअसल फौरी राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए देने की बातचीत की गई है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुंदरम की ओर से ये भी कहा गया है कि हम परमानेंट रेजिडेंस की व्यवस्था भी राज्य सरकार जो है वो करेगी। लेकिन बड़ी चुनौती जो कि राज्य सरकार की ओर से होगी वो ये कि जो नाराज लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं इस होटल के बाहर और मांग कर रहे हैं मुआवजे की, बद्रीनाथ प्रोजेक्ट की तर्ज पर उन्हें मनाया जाए और मनाकर इस होटल को जमींदोज कर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और ये होटल गिरता है तो इस होटल के ठीक पीछे जो निचला इलाका है वहां पर जो सैकड़ों की आबादी रहती है उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से ये आपदा यहां पर आई है, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रकृति किसी बड़े खतरे की ओर, बड़े आपदा की ओर इशारा कर रही है? जी बिल्कुल, क्या किसी बड़े खतरे की तरफ कोई इशारा है? बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अंकिता। और अब बात करते हैं आज से शुरू हुए ऑटो एक्सपो की। इंडियन ऑटो एक्सपो मार्ट 2023 की शानदार शुरुआत हो गई है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ ऑटो एक्सपो 18 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में चलेगा। जी हां,
तो 13 जनवरी से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे मीडिया के लिए खोला गया है। ये एक्सपो कल सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। ये ऑटो एक्सपो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम होगा। अब तक मारुति ने इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX पेश की है, MG की हेक्टर है और MG सिटी से भी पर्दा उठ चुका है। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने भी 5 ट्रकों से पर्दा उठाया है। इसके साथ ही हुंडई ने आइनिक 5 लॉन्च की है, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए से शुरू हो रही है। किया ने KA4 और EV9 कॉन्सेप्ट कार को भी ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया है। नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में सबसे बड़ा अट्रैक्शन रही मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX। कंपनी का दावा है कि इस बार एक बार में चार्ज होने के बाद 550 किलोमीटर तक चल सकती है। इस कार की और क्या खासियत है बता रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली राणा, जो ऑटो एक्सपो में पहुंची हुई हैं। तो फाइनली मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी, SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है, विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जो इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल्दो ये प्रोटोटाइप है तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है। तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई EV प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें। तो इंडिया ऑटो एक्सपो 23 की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे एक साथ एक बार में। आज शाम को 5:57 पर कमाल का कार मेला। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज शाम को ऑटो एक्सपो की A to Z हर खबर आपके लिए होगी यहां पर। ऑस्कर की रिहर्सल माने जाने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भारत की का डंका बज रहा है। SS राजामौली की फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीत लिया है। नाटू नाटू गाने के म्यूजिक कंपोजर MM कीरावणी के लिए अवार्ड लिया। अवार्ड लेते वक्त वो काफी भावुक भी नजर आया। अमेरिका में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में राजामौली अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है और टीम RRR को बधाई दी है। उन्होंने इन सभी देशवासियों के लिए इसे गर्व का पल बताया है। वहीं बॉलीवुड एक्टर्स ने भी RRR की टीम को बधाई दी है और यह सिलसिला जारी है। RRR की टीम को वाकई में बधाई। अब देखना है कि क्या नाटू नाटू ऑस्कर में भी अपना जलवा दिखा पाएगा RRR। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पर बस एक क्लिक में पा सकते हैं ताज़ा खबरें। नमस्कार।